हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास आज करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790 690 1757। ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फाइल्स वगैरह मैंने सारी वहाँ अपलोड कर दी हैं, तो जिन लोगों को फाइल की रिक्वायरमेंट है आप लोग वहाँ से फाइल देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, बना सकते हैं। अपनी फाइल सारी कंप्लीट कर लीजिए। 15 मई से आपके पेपर हैं। तो क्लासेस हम कर रहे हैं इससे पहले कि हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं। जो ये सारी स्लाइड्स हैं वो हमने कर लिए हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या है, एक्सेप्शनल क्या है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन, ये सारे हमने टॉपिक कर लिए हैं जो इससे पहले के टॉपिक हैं। ठीक है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इमोशनल डिस्टरबेंस, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। और एक चीज और जो पिछले 7 सालों के अंदर पूछे गए हैं वो ही टॉपिक मैंने इन नोट्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ पहली बात तो ये है कि सारे टॉपिक इंक्लूड करने का मतलब है कि कंप्लीट बुक ही कवर हो जाती है, 1-2 टॉपिक ही रहता है। दूसरा क्या है, टॉपिक रिपीट होते हैं, क्योंकि जब पूरी ही बुक कवर हो गई तो कहाँ से देंगे नया टॉपिक, है ना। और इन 7 सालों में बहुत से टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको सिलेबस के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके के टॉपिक भी मैंने सब इंक्लूड किए हैं नोट्स के अंदर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इमोशनल डिस्टरबेंस क्या होता है? यानी इमोशनल डिस्टरबेंस, जैसे कोई बच्चा दुखी रहने लग जाता है, उसके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी भी गुस्सा कर रहा है, कभी भी हंस रहा है, मतलब कुछ अलग ही रिएक्ट करना, यानी भावनात्मक तरीके से परेशान होना, तो वो इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाता है ना। आप मतलब बिल्कुल सिंपल वे में अगर खुद भी समझेंगे तो जैसे कोई आपत्ति सिर पे आ जाए या कोई दुख आ जाए तो हम लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे आंसू बहे जा रहे हैं या हंस रहे हैं, ये कुछ भी इस तरीके का। ठीक है। तो भावनात्मक उपद्रव क्या होता है? इमोशनल डिस्टरबेंस एक ऐसी कंडीशन है दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टू अ लार्ज डिग्री अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड सक्सेड। देखो, अगर कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर इमोशनल डिस्टर्ब है तो ना तो वो सीख पाएगा, है ना तो वो लर्न कर सकता है कुछ, और ना ही वो आगे बढ़ सकता है, ना ही वो सक्सेस हो सकता है ना। अगर इंसान खुश रहता है तो उसके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर बच्चे को ध्यान में रखा जाए कि बच्चा अगर इमोशनली डिस्टर्ब है तो ना तो वो सीख सकता है, सीखने योग्य, और ना ही सक्सेस हो सकता है, चाहे एजुकेशनली बोलें चाहे इंटरपर्सनली बोलें, है ना। इमोशनल डिस्टरबेंस एक तरीके से अगर देसी भाषा में बोला जाए तो कह देते हैं कि ये तो पागल हो गया, ये इसका दिमाग खराब हो गया, या ये इसके दिमाग में कुछ ना कुछ कमी आ गई है, इस तरीके से बातें करते हैं। तो इमोशनल डिस्टरबेंस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट लिस्टिंग अ फ्यू वेज, यानी ये पॉइंट्स हम देखते हैं जो डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं कि प्रॉब्लम्स लर्निंग दैट कैन बी एट्रीब्यूट टू द इंटेलेक्चुअल और हेल्थ इशू, यानी किस समस्या की वजह से, कि कोई भी बौद्धिक समस्या हो सकती है, हेल्थ इश्यू हो सकता है। इनएबिलिटी टू फॉर्म अप्रोप्रिएट सोशल रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड टीचर्स, यानी जो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चा है उसके जो रिलेशन है, उसका जो नाता है, ना तो दोस्त के साथ अच्छे से रह पाता है, दोस्तों के साथ, और ना ही टीचर्स के साथ सही तरीके से रह पाता है, मतलब टीचर के साथ कोर्डियल रिलेशन नहीं हो पाता। जैसे कि इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि इस तरीके के सिनेरियो आते हैं कि टीचर की पिटाई कर दी या क्लास के अंदर टीचर को पीट दिया, तो इस तरीके के बच्चे इमोशनल डिस्टर्ब भी होते हैं, है ना। बिहेवियर्स ऑफ फीलिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ना तो अपनी बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं कि अगर गुस्सा आ रहा है तो बहुत क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, खुश हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो अपनी बिहेवियर और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। डिप्रेशन और सिमिलर मूड डिसऑर्डर, देखो जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, इस तरीके से बच्चे भी जाते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में तो ये केसेस कम मिले, लेकिन पहले ज्यादा मिलते थे कि 10th क्लास में कोई फेल हो गया तो बच्चे ने फांसी लगा ली या पागल हो गया या कुछ भी इस तरीके का सिनेरियो हो गया, और 12th क्लास में फेल हो गया तो कुछ दिक्कत हो गई। तो ये किसकी वजह, ये डिप्रेशन आ जाता है बच्चे के अंदर, या फिर इस तरीके के कुछ मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एंजाइटी फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल के नाम से डर न लगने लगता है कि भाई अब स्कूल जाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके के सिम्टम्स बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं।
अब इनकी विशेषता क्या है, यानी भावनात्मक रूप से जो बच्चा परेशान है उसके लक्षण क्या हैं कि सीखने में असमर्थता। देखो मैंने शुरू में बताया कि बच्चा सीख नहीं पाता है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, कोई भी बड़ा इंसान है, देखो आप लोग तो बड़े हो रहे हैं, 20 से 25 साल के अगर कोई भी इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो भी इमोशनली डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड है, तो ना तो वो सीख सकता है, ना वो रिलेशंस अच्छे से रख सकता है, ना वो सोच सकता है, ना वो आगे बढ़ सकता है। तो सेम वही बच्चे के साथ होता है कि ना तो वो सीख सकता है, ना कोई चीज एक्सप्लेन कर सकता है, यानी सीखने में असमर्थता जिसे बौद्धिक, संवेदी या स्वास्थ्य कारकों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। एंड इनएबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सेटिस्फैक्टरी इंटरप्रेट रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड टीचर्स, यानी सहकर्मी शिक्षकों के साथ संतोषजनक पारस्परिक संबंध बनाने में असमर्थता होती है, यानी या तो टीचर्स के साथ कोप अप कर सकता है, टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना सकता, और ना ही जो फ्रेंड्स होते हैं, जो पीयर ग्रुप है, उनके साथ भी सही तरीके से नहीं रह पाते। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ फीलिंग्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस, यानी सामान्य परिस्थितियों में भावनाओं का अनुचित व्यवहार करना, कि अगर नॉर्मल कंडीशन है, कुछ भी नॉर्मल व्यवहार, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, अब कोई बच्चा हंसे ही जा रहा है तो कुछ ना कुछ लगेगा ना कि इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर रोने लगे एकदम से, या फिर एग्रेशन करने लगे एकदम से, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी वो अच्छे से नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, इनएप्रोप्रिएट बिहेव करता है। अप्रसन्नता या अवसाद की एक सामान्य और व्यापक मनोदशा, यानी जनरल और परसुएसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन। ठीक है, दुखी तो रहेगा ही। अ टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स ऑफ फियर, यानी डर उसके अंदर बना होता है, जैसे डरे हुए सहमे हुए बच्चे होते हैं कि यार पीरियड, ये वाले पीरियड में ये वाले टीचर आएंगे, या फिर मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा, तो इस तरीके की समस्या उन्हें रहती है। प्रॉब्लम्स क्या है इन बच्चों की, जो इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन है, इन्हें एक तरीके से समस्या ही माना जाता है। भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों को कभी कभी समस्याग्रस्त बच्चों के रूप में भी जाना जाता है, कि क्लास में ये समस्या ही क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो प्रदर्शित समस्याओं के प्रकार के आधार पर ऐसे बच्चों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आचरण संबंधित समस्या, वही मैं आचरण बता रही हूँ कि बच्चे ने टीचर को पीट दिया, या टीचर की इंसल्ट कर दिया, कोई भी इस तरीके की हरकत कर दी, यानी उनका आचरण संबंधी कोई भी समस्या हो सकती है। दूसरा क्या है, व्यक्तित्व की समस्या वाले बच्चे, यानी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा क्या है, चिल्ड्रन विद इनएडुकेसी इमेच्योरिटी प्रॉब्लम, यानी अपर्याप्त और अपरिपक्वता की समस्या वाले बच्चे, यानी बच्चा बड़ा तो हो गया लेकिन उसके काम जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हैं, है ना। अब जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा है, वो इस तरीके का काम कर दे, बड़ा बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा और काम कर रहा है वो LKG UKG वाले बच्चे के हिसाब का, तो यानी वो इमेच्योर है, मैच्योर भी नहीं हुआ है। ठीक है। एजुकेशनल प्रोविजन, अब इनकी हम शैक्षिक प्रावधान कैसे कर सकते हैं, शिक्षा कैसे दे सकते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियर सपोर्ट, यानी उन्हें प्रॉब्लम ही इमोशंस की हो रही है तो हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, उनके बिहेवियर में उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोवाइड इमोशनल एंड बिहेवियर सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। दिस सपोर्ट में इंक्लूड काउंसलिंग, यानी हम उन्हें काउंसलिंग दे सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, पूछताछ करेंगे, पहले उनके लक्षण देखेंगे, फिर बात करेंगे उनसे पोलाइटली, उन्हें थेरेपीज दे सकते हैं और उनके प्रति पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे, बिल्कुल प्यार से, मतलब जैसे प्यार से लेके चलते हैं ना बच्चे को, इस तरीके से इस तरीके की रणनीतियां अपनाएंगे कि उनके इमोशंस को हम मैनेज कर सकें, उनके बिहेवियर को हम रेगुलेट कर सकें, है ना। दूसरा क्या है, एकेडमिक, स्कूल लेवल पे भी उनकी हेल्प करेंगे, यानी जो इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन है उन्हें एकेडमिकली भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने इमोशंस की वजह से, तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब जैसे कि देखा होगा कि बच्चों को किसी बच्चे में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसे टाइम पे टीचर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि टीचर तो एक अच्छी खासी एज का होता है, मतलब अच्छी खासी इन द सेंस कि 30 तक तो होते ही है, 25 to 30 के बीच में होते हैं, और बच्चा अगर 12-13 साल का है, वो एग्रेशन दिखा रहा है, तो टीचर को एक बार थोड़ा सा क्या कर लेना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को। तो एकेडमिक हेल्प हम उन्हें कर सकते हैं, हर बच्चे पे स्पेशली फोकस कर सकते हैं, स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत है तो उसे अलग से इंस्ट्रक्शन दें, ट्यूटरिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, यानी उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो एकेडमिकली सक्सेस हो जाए, यानी अपने स्कूल लेवल पे क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। सोशल स्किल डेवलपमेंट, यानी इस सामाजिक कौशल विकास करेंगे उनका, तो टीचिंग एंड डेवलपिंग सोशल स्किल्स, उन्हें
ऐसे कौशल सिखाएंगे कि वो समाज में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। उन्हें टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। सोशल स्किल ट्रेनिंग देंगे उन्हें। सोशल स्किल ट्रेनिंग में कौन कौन से हो सकती हैं कि कैसे अपनी भूमिका निभानी है, तुम्हें रोल प्ले सिखाना है। ग्रुप थेरेपी उन्हें देंगे और उन्हें मौके देंगे कि वो समाज में इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छा उन्हें वातावरण देंगे, मतलब एक तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे ताकि उनकी जो झिझक है अंदर की, जो एग्रेशन है या कोई भी इनएप्रोप्रिएट उनका बिहेवियर है, वो क्या है, कम हो जाए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एस्टीम डेवलप करेंगे, यानी उनके अंदर आत्म जागरूकता लेके आएंगे, आत्म निरंतर और आत्म सम्मान की जो भावना है उसका विकास करेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो बच्चा अपने आप को बहुत ही बेचारा सा फील करता है। तो भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों को आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण और आत्म सम्मान विकसित करने में मदद करना उनके समग्र कल्याण और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे का सेल्फ एस्टीम डेवलप है, वो खुद पे कंट्रोल भी कर पा रहा है और वो उसे खुद की कठिनाइयों का भी पता है, उन कठिनाइयों पे वो काम कर रहा है और अपनी पॉजिटिव चीजें भी पता है, यानी खुद से अवेयर है, तो वो क्या है, आगे बढ़ने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को कराएंगे जिससे कि वो सेल्फ अवेयर हो सके, रिकॉग्नाइज कर सके, मैनेज कर सके, अपने इमोशंस को पहचान सके और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सके, स्ट्रेस को कंट्रोल में कर सके और एक पॉजिटिव इमेज अपनी क्रिएट कर सके। ऑफर सपोर्ट एंड रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट, यानी अगर जैसे बच्चे देखो जो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे हैं उन्हें रीइंफोर्समेंट देना बहुत जरूरी है। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, कि उन्होंने कोई भी छोटा सा काम भी किया है तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, या तो हम उन्हें कोई अवार्ड दें या पुरस्कार या कोई प्रोत्साहन प्रदान करें जिससे कि उन्हें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो कभी भी बच्चे पर व्यक्ति के रूप में हमला न करें, सुधार को वास्तविक कार्य पर केंद्रित करें और संबंध कार्य को केंद्रित रखें। यानी ऐसे नहीं है कि कम नंबर आ रहे हैं तो सारे टीचर उस पर चिल्ला रहे हैं, बरस पड़े हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। बच्चों को क्या है, सपोर्ट करना है, उसे रीइंफोर्स करना है, चाहे हम उसे रिवार्ड दें, चाहे अप्रिशिएट करें, शाबाशी दें कि हाँ बहुत अच्छा काम तुमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हियरिंग चैलेंज्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है या फिर बिल्कुल नहीं सुनता है या कम सुनता है, तो उन्हें हम हियरिंग इम्पेयर्ड या हियरिंग चैलेंज्ड बच्चे कहते हैं। तो हियरिंग चैलेंज और हियरिंग इम्पेयर्ड एक ऐसी कंडीशन होती है वेयर एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग, यानी या तो इंडिविजुअल को कम सुन रहा है, आधा सुन रहा है, या फिर बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, जैसे बिल्कुल बहरे इंसान हो जाते हैं, है ना। ये वर्ड तो गलत है लेकिन मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए यूज कर लेती हूँ। दिस कंडीशन कैन अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू परसीव साउंड, यानी ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल को साउंड सुनाई नहीं देता है, यानी कुछ भी बजता रहे उन्हें नहीं कोई सुनाई देगा। कैन इन्फ्लुएंस, वो उनकी बोलने पे भी प्रभावित होगा। अगर सुनेगा नहीं तो वो रिएक्शन क्या देंगे, या सुनेंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होगी और इससे उनकी एजुकेशन पे प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से वो समाज में इंटरेक्ट करने में भी उन्हें ये चीजें उन्हें असर करेंगी, है ना। अब 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में कोई भी इंसान ऐसा बैठा हो जिसे ना सुनता हो या कम सुनता हो, तो उसे बात बतानी कोई पसंद भी नहीं करता है ना। अब इशारों में थोड़ी ना बताएंगे, बता भी देंगे तो थोड़ी देर तक बता देंगे, ज्यादा देर तक उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड हियरिंग लॉस टू प्रोफाउंड डीफनेस, यानी जो डिग्री ऑफ हियरिंग यानी हियरिंग इम्पेयर्ड जो है, जो ये सुनने की वो है, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये बिल्कुल ही डीफनेस हो सकता है, यानी बहरापन बिल्कुल पूरी तरीके से हो सकता है। Identification of hearing impaired in children is critical process to ensure early intervention which can significantly improve a child's language, यानी अगर हम शुरू में ही बच्चे की हियरिंग इम्पेयर्ड को या हियरिंग इम्पेयरमेंट को एनालाइज कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, मतलब स्टार्टिंग में छोटे बच्चे का अगर हमें पता चल जाए कि इसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कम सुन रहा है या रिएक्शन नहीं दे रहा, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर उस पर काम करेंगे तो बच्चा अच्छे से बोलने भी लगेगा, सुनने भी लगेगा और सोशल एक्टिविटी या सोशल इंटरेक्शन भी करने लगेगा, एजुकेशन में भी अच्छा हो जाएगा। तो हियरिंग इम्पेयर्ड अलग अलग रेंजेस में होता है, कम भी सुनता है, किसी को मीडियम सुनता है, किसी को सही सुनता है और किसी को बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो शुरुआती दौर में ही, बच्चे के शुरुआती दौर में अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं, उन्हें थेरेपी दिला सकते हैं और एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज भी उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, हाँ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं।
ये वेरी भी कर सकते हैं, मैंने कुछ 4 पॉइंट्स रखे हैं, अलग भी हो सकते हैं कि डेवलपमेंटल स्केल यानी विकासात्मक पैमाने से करेंगे, विकास में देरी या असमानताओं की पहचान करने में मदद करता है जो श्रवण हानि का संकेत हो सकते हैं। कि भाई हम देख सकते हैं कि बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है या कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है या डिले हो रहा है कोई डेवलपमेंट में, तो इस तरीके के जब संकेत मिलते हैं तो वो हम सोच सकते हैं कि बच्चे को क्या है, हियरिंग इंपेयरमेंट है। या फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्केल है यानी संज्ञानात्मक घाटे या असमानताओं का पता लगाना जो श्रवण हानि इसके अंतर्गत कारणों से जुड़े होते हैं। यानी कोई भी एबनॉर्मलिटीज दिख रही है या कोई भी कोग्निटिव डेफिसिट दिख रहा है तो उसे हम जोड़ सकते हैं कि शायद इसे कम सुनाई दे रहा है, ये कारण है। मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है या केस स्टडी हो सकती है कि बच्चे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, उसे देख रहे हैं कि क्या चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक रूप से मंद बच्चे। मानसिक रूप से मंद यानी दिमागी रूप से या तो किसी तरीके से पीछे रह जाना, मानसिक रूप से मंद हो जाना, है ना, जैसे मंद बुद्धि बच्चे होते हैं। तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन नाउ ऑफन रिफर्ड टू एज इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी किसी भी तरीके की मानसिक समस्याएं, बौद्धिक समस्याएं, बौद्धिक डिसेबिलिटी हो सकती है। हैव लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, यानी जिन्हें बौद्धिक विकलांगता होती है या बौद्धिक कोई भी दिक्कतें होती हैं तो वो क्या है, ना तो सही तरीके से उनका दिमाग काम कर पाता है और ना ही वो सही तरीके से बिहेव कर पाते हैं। ये जो लिमिटेशन है ये उनके सीखने में भी दिक्कतें करती हैं, बात करने में भी, ना वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने पीयर्स, अपने दोस्तों की तरह। भाई देखो एक बात बताओ, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होगा यानी जिसमें दिमाग कम मान सकते हैं, वो सोच नहीं सकता है, ना सीख सकता है, ना बातचीत सही से कर सकता है, ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही से परफॉर्म कर पाता है। तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं ना, ये चीज दिखाई भी देती हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, बौद्धिक अक्षमताएं जो होती हैं, ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। किसी में ज्यादा हो सकती हैं, किसी में कम हो सकती हैं, किसी में बिल्कुल मीडियम हो सकती हैं, है ना। तो सेवेरिटी भी हो सकती है रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड, यानी कम से पूरे ज्यादा तक भी हो सकती हैं कि कोई तो बिल्कुल ही मानसिक तरीके से खत्म है ना। कारण क्या हो सकते हैं, जीन्स की वजह से हो सकता है, किसी की मम्मी या पापा या कोई घर में ऐसा हो जो मानसिक रूप से बिल्कुल बेकार हो, बेकार इन द सेंस मानसिक रूप से मंद हो, या फिर बच्चे के सिर पे कोई भी चोट लगी हो तो इस वजह से वो मानसिक रूप से मंद हो गया, पिछड़ गया, या कोई प्रीनेटल फैक्टर्स हो सकता है, या फिर वातावरण की वजह से भी कि उसे अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अच्छा पोषण नहीं मिल रहा, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, तो ये भी कारण हो सकते हैं कि वो मानसिक रूप से मंद हो सकता है। अब ऐसे बच्चों को क्या चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन चाहिए, स्पेशल एजुकेशनल सर्विस चाहिए और थेरेपीज चाहिए। जो मानसिक रूप से मंद होते हैं या कमजोर बच्चे होते हैं कि ना तो वो सीख ही पा रहे हैं, ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो समझ पा रहे हैं, ना वो बिहेव कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, मतलब स्पेशल एक एक बच्चे पे तो ध्यान देंगे पहली बात, दूसरा उनकी थेरेपीज कराएंगे। उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आर कॉमन टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक नीड, यानी IEP एक प्लान है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान करना। अगर किसी को कम सुन रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे ना, जिससे कि उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। इंक्लूजन एंड कम्युनिटी सपोर्ट आर वाइटल फॉर देयर डेवलपमेंट एंड वेलबींग, यानी इंक्लूजन को फॉलो करेंगे कि बच्चों को इंक्लूड करेंगे, जो जैसा बच्चा है उसी के हिसाब से काम करेंगे। बहुत ज्यादा मानसिक रूप से मंद है, यानी बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, ना तो सोच ही पा रहा है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसे उसी तरीके से पढ़ाएंगे। अब हल्का सा किसी के दिमाग में प्रॉब्लम है, यानी थोड़ा ही इंटेलेक्चुअली डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है, तो फिर उसे उसी तरीके से पढ़ाएंगे, यानी इंक्लूजन रखेंगे, सपोर्ट करेंगे बच्चे को। एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू एम्पावर इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड प्रमोट अवेयरनेस, यानी इस तरीके का काम करेंगे कि बच्चा सशक्त हो सके, मजबूत हो सके, दिमागी रूप से जो डिसऑर्डर हैं उनसे कोप अप कर सके, और इस तरीके की अवेयरनेस को भी बढ़ावा देंगे। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स को समझाएंगे, सोसाइटी को समझाएंगे, कम्युनिटी को समझाएंगे कि ऐसे बच्चों के साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना है। उन्हें अप्रोप्रिएट जितना भी हो सकता है पर्याप्त उन्हें सपोर्ट देंगे। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कैन लीड फुलफिलिंग लाइव्स एंड अचीव देयर फुल पोटेंशियल, यानी उन्हें इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि वो अपनी लाइफ को सही तरीके से व्यतीत कर सकें, अपना जो फुल पोटेंशियल है वो अचीव कर सके। अब ऐसे वीडियोस भी आते होंगे आपके पास जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, मानो वो मेंटली रिटार्डेड हैं, वो उनके अंदर कोई और स्किल भी तो हो सकती है, तो वो स्किल हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे, यानी उनका फुल पोटेंशियल डेवलप करेंगे। अब कुछ लोग मानसिक रूप से मंद हो सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, स्विमिंग में अच्छे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, कोई ना कोई स्किल उनके अंदर पाई जा सकती है ना।
इनकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है संसाधनों पे, कि उन्हें संसाधन कितना मिल रहा है, कैसा उन्हें वातावरण मिल रहा है और कैसे उन्हें मौके मिल रहे हैं ग्रोथ के और इंक्लूजन के। अब कुछ लोग अगर बच्चा बहुत ही रिच फैमिली में और मानसिक रूप से मंद है, तो उसके पेरेंट्स या सोसाइटी पूरी हेल्प करेगी कि वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सही तरीके से चला पाए। मानो इस एकेडमिक लेवल पे बच्चा नहीं कर पा रहा है तो अपने पर्सनल लेवल पे कर सकता है, या कोई स्किल उसके अंदर डेवलप की जा सकती है। ठीक है। अब है सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, यानी सामाजिक रूप से जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोशली डिस्टर्ब यानी सामाजिक रूप से परेशान बच्चे। तो सामाजिक रूप से परेशान बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक समस्याओं के कारण दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। सामाजिक रूप से परेशान यानी उनकी किसी से नहीं बननी, या ना तो किसी आस पड़ोसी से बोल पाते हैं, ना घर में बोल पाते हैं, ना रिश्तेदारों से बोल पाते हैं, ना फ्रेंड से बोल पाते हैं। तो उन्हें हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, कि वो इमोशनल भी प्रॉब्लम है उन्हें, वो बिहेव भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ना किसी सोसाइटी में किसी के साथ उठ बैठ पा रहे हैं। ठीक है, ना ही किसी के साथ पॉजिटिव उनका रिलेशन है, हेल्दी रिलेशन उनका किसी के साथ नहीं है। तो इस तरीके के बच्चों को क्या बोलते हैं, सोशली डिस्टर्ब बोलते हैं। आज के टाइम में ऐसे ज़्यादा पाए जाते हैं कि किसी से ना बनना, बिल्कुल अकेले ही रहना। तो इस तरीके के बच्चे क्या कहलाते हैं, सोशली डिस्टर्ब्ड कहलाते हैं। ठीक है, जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, आप लोग तो अब बीएड में आ गए, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो 10th में, 11th में, 12th में, ना तो वो सोसाइटी में किसी के साथ बातचीत कर पाते हैं, ना घर पे कर पाते हैं, खुद से अकेले रहते हैं। बस उन्हें क्या चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। अपना फ़ोन ही एक तरीके से उनकी दुनिया हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, सोशली डिस्टर्ब बोला जाता है। इन बच्चों को साथियों, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने में समस्या होती है, यानी टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, दोस्तों के साथ भी नहीं कर पाते, ना घर में कर पाते हैं। तो ये जब किसी के साथ नहीं कर पाएंगे, सामाजिक अलगाव आएगा, यानी उन्हें सेपरेट कर दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा कि जैसे इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया हो, समाज से बिल्कुल अलग फेंक दिया हो। तो सामाजिक अलगाव आ जाता है, आक्रामकता आ जाती है, स्वयं को अलग करना अनुभव कर सकते हैं, यानी अकेले रहेंगे। उनके व्यवहार पर विभिन्न कारक प्रभाव डाल सकते हैं। कौन कौन से, अब सोशली डिस्टर्ब बहुत तरीके से होते हैं। अब वे किसी ना किसी तरीके से तो डिस्टर्ब होंगे, या तो जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर परिवार की वजह से, कि परिवार में उन्हें प्यार तो मिल नहीं रहा, पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है, कि घर में लड़ाई हो रही है माँ बाप के बीच में, या उनका शोषण हो रहा है, या किसी भी तरीके का भावनात्मक विकार पैदा कर सकते हैं। आघात या शोषण, किसी तरीके की चोट होने लग जाना, किसी तरीके की जैसे दिल पे चोट लग जाती है, इस तरीके का आघात हो रहा है, तो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके का गहरा असर उन पे हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, चिंता, अवसाद या आचरण विकार जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं सामाजिक विघटनकारी व्यवहार को जन्म दे सकती हैं, कि भाई किसी भी तरीके का मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बुलिंग या साथियों द्वारा नकारात्मक, कि दोस्त उन्हें क्या कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ बुलिंग कर रहे हैं, या उन्हें गलत सलत बोल रहे हैं, इस तरीके से भी बच्चे क्या हैं, सामाजिक विकास में उनका गहरा असर पड़ सकता है। सामाजिक कौशल की कमी होना, कि बच्चे के अंदर ये स्किल ही नहीं है ना, सामाजिकता ही नहीं है। तो कुछ बच्चे उचित सामाजिक कौशल विकसित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो इसलिए वो क्या है, समाज से अलग रहने लगते हैं। तो सामाजिक रूप से परेशान बच्चों को विशेष ध्यान की, परामर्श की और चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने सामाजिक कौशल, भावनात्मक नियंत्रण में सुधार कर सकें और पॉजिटिव रिलेशन सबके साथ बना सकें, है ना। चलो मानो सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फैमिली के साथ एडजस्ट तो करना चाहिए, तो फिर उन पे ध्यान दिया जाएगा, उन्हें उसी तरीके की थेरेपी दिलाई जाएंगी। अब इन्हें प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है, तो प्रॉब्लम्स इन्हें बिहेवियर चैलेंजेस होते हैं, यस, गुस्सा दिखाते हैं, दूसरे से अच्छा बिहेव नहीं करते, इमोशनल डिसरेगुलेशन, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी इन्हें घबराहट हो रही है, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी खुद का सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है। सोशल स्किल डेफिसिट हो सकते हैं, यानी किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन नहीं बना पा रहे, ना दोस्त हैं उनके, ना बड़ों के साथ, ना छोटों के साथ। एकेडमिक अंडर अचीवमेंट, की स्कूल में भी अच्छा नहीं कर पा रहे, ना तो उनके ग्रेड अच्छे आ रहे हैं, ना उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसी भी तरीके से स्कूल उन्होंने बीच में छोड़ दिया है। फैमिली डिस्फंक्शन हो सकता है, कि परिवार में कोई खराबी हो रही है, परिवार में लड़ाई झगड़ा, गाली वाली, इस तरीके का एक्सपीरियंस वो फेस कर रहे हैं। ट्रोमा और एडवर्स, कोई भी ट्रोमा उन्हें लग सकता है कि बचपन में कोई ट्रोमा हो गया, देखो ये रहा एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यानी बचपन में कोई ऐसी घटना उनके दिल पे लगी हुई है जिससे कि उनका बिहेवियर इस तरीके का हो गया है। सब्सटेंस एब्यूज एंड रिस्की बिहेवियर हो सकता है, कोई भी गलत चीज का वो सेवन कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का खुद को हार्म कर रहे हैं। डेलिंक्वेंसी, यानी बाल अपराधी की तरफ चले गए हैं। बाल अपराधी क्या होता है, कि छोटे ही बच्चे अपराध करने लगते हैं, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, किसी को मारना, पीटना, मर्डर करना। ठीक है।
लिमिटेड कॉपिंग स्किल्स यानी लैक ऑफ कॉपिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी समस्या समाधान कौशल उनके अंदर विकसित ना होना। स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी अलगाव या कलंक की तरह उन्हें देखना, तो उन्हें इस तरीके का भी एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है कि लोग उनसे ना बातचीत करें, एक तरीके से उन्हें कलंकित माने कि बेकार है बिल्कुल, है ना। तो भेदभाव और हाशिए पर होने का अनुभव वो कर सकते हैं। अब है बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बच्चे कौन से होते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है पिछड़ रहे हैं जो बच्चे, यानी हु लैग बिहाइंड विद, यानी नॉर्मल बच्चों से पीछे रह जाना, चाहे एजुकेशनल लेवल पे है चाहे मेंटल डेवलपमेंट पे, है ना। बातचीत करने से पता चल जाता है कि बच्चा कितना होशियार है, तो मेंटल डेवलपमेंट हो गया, और स्कूल के नंबरों से या स्कूल के अचीवमेंट से पता चल जाता है कि एजुकेशनल लेवल पे क्या है। तो अगर वो अपने नॉर्मल जो फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल जो क्लासमेट्स हैं, अगर उनसे पिछड़ रहा है एजुकेशन लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिछड़ा बच्चा बोलेंगे या बैकवर्ड चिल्ड्रन बोलेंगे। ठीक है, तो आगे लिखा भी हुआ है कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट लेवल से पीछे रह जाता है, चाहे सीखने में हो किसी भी तरीके से। इकोनॉमिक हार्डशिप यानी अब ये किस वजह से होता है, रीजन क्या है, क्यों बच्चा पिछड़ जाता है। तो या एक तो ऐसा होता है कि गरीबी में पला हुआ, गरीब परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, तो ना तो उसे एजुकेशन सही मिल पा रही है, ना उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है, तो इकोनॉमिक आर्थिक कठिनाइयों की वजह से भी बच्चा जो है पिछड़ जाता है। दूसरा क्या, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब देखो, बहुत आपने देखा भी होगा अपने आसपास, किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि 12th में आया है और वो बीमार हो गया, पूरी साल उसकी खराब हो गई, तो इस वजह से बच्चा क्या है, पिछड़ जाता है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बच्चा पीछे रह जाता है। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से होता है कि अनस्टेबल फैमिली सिचुएशन और नेग्लेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना उसके विकास पे ध्यान दे रहा है, उसकी फैमिली सिचुएशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चा क्या है, बैकवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन कहलाया जा सकता है। रिसोर्सेज की कमी होना, कि उसे एजुकेशनल रिसोर्सेज ना तो उसे प्रॉपर स्कूल मिल पा रहा है, ना ट्यूशन है, ना बुक्स है, ना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इस वजह से बच्चा क्या है, पिछड़ सकता है। अब इसकी विशेषता क्या होंगी बैकवर्ड चिल्ड्रन की, कि स्लो लर्निंग, जब बच्चा पिछड़ जाएगा तो धीमे धीमे सीखेगा, उसे समझने में भी प्रॉब्लम होगी, और जो कंसेप्ट है उन्हें याद करने में भी दिक्कत होगी। एकेडमिक स्ट्रगल होगा, जब सीखेगा ही नहीं कुछ तो सब्जेक्ट में नंबर भी कम आएंगे, ना लिख पाएगा, ना पढ़ पाएगा, ना मैथ कर पाएगा। उसका कॉन्फिडेंस भी कम होगा, जब बच्चा पिछड़ जाएगा तो उसका आत्मसम्मान अपने आप ही कम होने लगेगा और उसे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। लिमिटेड अटेंशन स्पैन, जब उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा, तो यानी जब बैकवर्ड है तो इस वजह से उसका जो अटेंशन है वो भी कम हो जाएगा। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, यानी बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी हो जाएगी। सोशल विड्रॉल हो जाएगा, समाज में एक तरीके से उसे अलगाव महसूस होगा। इमोशनल इंस्टेबल हो जाएगा बच्चा, यानी फ्रस्ट्रेटेड रहने लगेगा, एंसियस घबराहट रहने लगेगी, मूड स्विंग्स उसके होंगे। फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, यानी हेल्थ प्रॉब्लम्स, देयर इम्पैक्ट देयर कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट, यानी उसके हेल्थ खराब होना, फिजिकली किसी तरीके का इशू होना, तो इसकी वजह से ना तो बच्चा अपनी संज्ञानात्मक विकास कर पाएगा, ना सामाजिक विकास कर पाएगा। तो ये कुछ विशेषता है पिछड़े बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये मैं हाईलाइट करना भूल गई, ये कहीं पूछा गया होगा, छोटा क्वेश्चन मतलब शॉर्ट में पूछा गया होगा, तो इस वजह से मैंने ये डाला हुआ है। तो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन क्या है, जिन्हें सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी किसी भी तरीके से सीखने में हो रही है, पढ़ने में, लिखने में, यानी प्रॉपर जो स्कूल में हम सीखते हैं, चाहे लिखना सीख रहे हैं, चाहे कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, चाहे पढ़ना सीख रहे हैं, तो उसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को हम लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, तो दीज डिफिकल्टीज आर नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, यानी इनका इंटेलिजेंस से बौद्धिकता से कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब बस यही है कि ब्रेन जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहा किसी तरीके की इंफॉर्मेशन में। अब वो लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ने में हो सकती है, मैथमेटिक्स में हो सकती है, और बहुत बार कोऑर्डिनेशन में भी हो सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की, कि जिन बच्चों को सीखने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे कि जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है ये एक। इसमें क्या है, बच्चा बी को डी पढ़ रहा है ना, डॉग को गॉड पढ़ रहा है, इस तरीके से उल्टा सीधा पढ़ता है, तो यानी उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रिटन वर्ड को डिकोड नहीं कर पाता वो। राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी डिस्ग्राफिया, तो यानी बच्चा लिख नहीं पाता है क्लियरली, देखो इस तरीके से कुछ भी ऐसे ऐसे करके लिखेगा, यानी उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता।
ठीक है। थर्ड जो है मैथमेटिकल, जिसे हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ये एक डिसऑर्डर होता है डिसकैलकुलिया, यानी बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता, बस उससे मैथ में प्रॉब्लम होगी बाकी सब्जेक्ट कर लेगा, तो वो क्या होता है डिसकैलकुलिया, यानी मैथमेटिकल स्ट्रगल होते हैं, नंबर्स में दिक्कत हो सकती है, मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या मैथ के कंसेप्ट ही उसे समझ नहीं आ रहे हैं। फोर्थ क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी इश्यूज, यानी कोई भी चीज याद करता है और भूल जाता है, रिकॉल नहीं कर पाता इंफॉर्मेशन को। डिफिकल्टी विद ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, तो प्रॉब्लम आती है संगठन में, थॉट्स में। स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, यानी धीरे तरीके से सीख रहा है, धीमे धीमे सीख रहा है। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कि भाई 4 सब्जेक्ट में तो अच्छा है लेकिन एक सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो है, ऐसा होता है ना, जैसे कि मैथ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो मैथ में तो हर साल जीरो आ रही है, बाकी सब्जेक्ट ठीक कर पा रहा है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है, इनकंसिस्टेंट, यानी अस्थिर रहती है। एक टॉपिक और है स्लो लर्नर, फिर ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, है ना, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। स्लो लर्नर क्या होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। देखो ये सारे टॉपिक आपको मिले जुले से लग सकते हैं कि भाई बैकवर्ड बच्चा है तो पिछड़ा बच्चा है, स्लो लर्नर है तो धीमी गति से सीख रहा है, तो थोड़े से आपको मिक्स मैच मिल सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक थोड़ा बहुत अलग अर्थ है ना। स्लो लर्नर क्या होता है, धीरे सीखने वाले, धीमी गति से सीखने वाले, जैसे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके मुश्किल से पूरी साल पढ़ने के बाद भी 33% नंबर आए होंगे, या कुछ 40% से पास हुए होंगे, तो उन्हीं बच्चों को बोला जाता है स्लो लर्नर। आपके साथ सारे बच्चों के साथ हो सकता है कि आपके 12th में कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो बैक बेंचर्स या पीछे बैठे हों, या फिर आगे भी बैठ सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, कि कितना भी उन्हें टीचर पढ़ा ले तो वो 33% से आगे नहीं बढ़ पा रहे, या 40% तक उनके नंबर आ पा रहे हैं, कम उन्हें समझ आ रहा है, या उनका आईक्यू इतना तेज नहीं, तो ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, स्लो लर्नर बोला जाता है, यानी धीमी गति से या धीरे सीखने वाले। तो स्लो लर्नर refers to individual who may take more time than their peers to grasp contain concept और learn new skills, यानी नए नए कौशल या नए कंसेप्ट कोई भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चा जल्दी से कैच नहीं कर पा रहा, ग्रेस्प नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे कि वो धीरे सीख रहा है। तो धीरे सीख रहा है तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हुए, यानी वो क्या कहलाएंगे, स्लो लर्नर कहलाएंगे। इट कैन बी ए जनरल टर्म, देखो ये बिल्कुल जनरल टर्म है, टू डिस्क्राइब दोज हु माइट स्ट्रगल विद एकेडमिक और कॉग्निटिव टास्क, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरीवन लर्न एट देयर ओन पेस। देखो सबकी अपनी सीखने की स्पीड होती है, लेकिन जो बिल्कुल ही धीमे सीख रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लो लर्नर बोलते हैं। तो इनके वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू समवन बीइंग कंसीडर्ड स्लो लर्नर सच एज लर्निंग डिसेबिलिटी। अब वो पिछड़ किस वजह से रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, भाई उसे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्या उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता उसे ADHD हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, यानी बहुत देर तक एक जगह कंसंट्रेशन ना बन पा रहा हो, तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, भाषा में दिक्कत हो सकती है, यानी लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, उसके साथ कॉग्निटिव डिलेज हो सकते हैं कि वो सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी बौद्धिक स्तर पे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं कि भाई बच्चे के अंदर मोटिवेशन कम है, या फिर बच्चा डरा हुआ है, या उसे कोई ट्रॉमा हो रहा है ना, तो इस वजह से कि वो पिछड़ रहा है, या एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं कि मेथड ही अच्छा नहीं है पढ़ाने का, तो कहाँ से समझ आएगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे को लेके चलते हैं कि अगर बच्चे को कम समझ आ रहा है, स्लो लर्नर है, किसी और टीचर से वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था और कोई एक अच्छा टीचर आ गया या उस टीचर को उसे अच्छे से समझ आ रहा है तो बच्चा पढ़ लेता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, टीचिंग मेथड्स आपका पुअर है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई भी पर्सनल इशू हो सकता है, ठीक है। तो इट इज असेंशियल टू प्रोवाइड स्लो लर्नर्स विद, इन्हें हम जो ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं इन्हें हम एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं, इनके लिए अलग से मेथड्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं सीख पा रहा तो हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। इनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, यानी थोड़ा सा भी ये काम करके ला रहे हैं तो हम इन्हें पुनर्बलन दे कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है ना। तो दे ऑफन एक्सेल व्हेन गिवन द राइट टूल एंड एनकरेजमेंट, यानी अगर हम उन पे सही काम करेंगे, सही टूल्स यूज करेंगे, उनके अकॉर्डिंग उन्हें एनकरेज करेंगे तो बच्चे वो सीख पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है, कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन लर्निंग, यूनिट नहीं है टॉपिक है नेक्स्ट यूनिट का। मैं आपको दिखा भी देती हूँ सिलेबस। देखो 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, यूनिट 1 और यूनिट 2। जितने भी टॉपिक लास्ट 7 ईयर्स में पूछे गए थे वो सारे मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब जो हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो यूनिट 3 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर 4th 5th, बस 5 ही यूनिट है इसके अंदर, ठीक है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 790 690 1757। बाकी अगर और पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी भावना त्यागी ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं।